वेलकम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज के इस लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो था आपका इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसका आज हम एक्सरसाइज लेके आए हैं। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास लेके आए हैं। अब एक्सरसाइज क्यों, जो भी हम टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किए हैं चैप्टर नंबर 1 में, आज हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके के एग्जाम में उठाए जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से आते हैं। ओके, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। एकदम पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, सारी चीज़ों को बताएंगे। क्या आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस स्टेट में कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, सब कुछ आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो आइए बेहतरीन तरीके से देखते हैं। ओके, तो देखिए चैप्टर नंबर 1 जो था आपका इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सब कुछ इसमें बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। ओके, तो इसका आज एक्सरसाइज देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न, जो आपका 2025 में एग्जाम होने वाला है, उसका क्या पैटर्न होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आप ये सारी चीजें पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक बार हम आपको क्लियरफाई कर दें। आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, जो आपका ईयरली एग्जाम होगा, वो आपका 3 घंटे का होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर 2025 में ईयरली एग्जाम होना है, वो आपका कितने घंटे का होगा? 3 घंटे होगा। 3 घंटे का होगा। पेपर आपका कितने मार्क्स का होता है? टोटल मार्क्स जो होता है वो 100 मार्क्स होता है। ठीक है, टोटल मार्क्स जो होता है वो कितना होता है? 100 मार्क्स होता है। इसमें से 20 जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? कॉलेज। ठीक है, कॉलेज जो होते हैं, यूनिवर्सिटी। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको 20 मार्क्स क्या करते हैं? प्रोवाइड करती हैं। आपके किस पे? सेशनल एग्जाम पे, आपके बिहेवियर पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके असाइनमेंट, ये सारी चीजों पे आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, आप सेशनल एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? सिर्फ सेशनल एग्जाम में अच्छा लिख के आने से नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, मैं खुद एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, सारी चीजें देखते हैं। आपके बिहेवियर कैसा है, टीचर के साथ कम्युनिकेट कैसा करते हैं, आप असाइनमेंट कब सबमिट कर रहे हैं, सारी चीजों के बाद आपको ये 20 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, सब कुछ एवेल्यूएट करके। और बाकी जो आपका नंबर होता है, ठीक है, वो आपको लेके आना होता है 80 मार्क्स। ये आपका एक्सटर्नल मार्क्स होता है। ठीक है, ये आपका, आप इसको मेहनत करके जो जितना भी सब्जेक्ट है आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में, जब इंटरनल एग्जाम देने जाएंगे, एक्सटर्नल एग्जाम, वहां पर जो पेपर मिलेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा, 80 नंबर का रहेगा। ये 80 मार्क्स आपके हाथ में है। जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। 80 में से आप चाहे 70 ला सकते हैं, चाहे 75 ला सकते हैं। ठीक है, 80 में 80 तो शायद मुश्किल है मिल पाए, लेकिन हाँ 75, 76, 77 जितना आप ला सकते हैं उतना आपके हाथ में है। ठीक है, तो मेरा फोकस यही है कि जो आपके ये 80 मार्क्स हैं, इसमें से आप जितना ज़्यादा नंबर ला पाएँ उतना अच्छा है। अब टारगेट यही है कि आप इसमें से आप 90% प्लस मार्क्स आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करें। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। सारे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश स्टेट की बात हटा दें, बाकी जितने भी स्टेट हैं सब में यही पैटर्न आता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह जो आते हैं। बस खाली मध्य प्रदेश आरजीपीवी वाले जो स्टूडेंट हैं, वहां पे खाली लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर आते हैं, वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उन बच्चों को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में एग्जिट एग्जाम होता है तो वहां पे सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये कितने मार्क्स के होते हैं? 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 6 करने रहते हैं। 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 6 करने रहते हैं। टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? टोटल नहीं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का। अगर 6 क्वेश्चन करते हैं तो कितना हो गया? 30 मार्क्स। ठीक है, टोटल 30 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर खाली क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर की। तो शॉर्ट आंसर आपके कितने आते हैं? 11। ठीक है, 11 खाली होते हैं कितने? शॉर्ट आंसर। किसमें से करने कितने रहते हैं? 10। ठीक है, 11 में से बस आपको 10 करने रहते हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये भी आपका कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका 30 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका कितना हो गया? 30 मार्क्स का। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुविकल्पीय जिसको बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। ठीक है, और इसमें वन लाइनर वन सेंटेंस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिला के आपके कितने मार्क्स के होते हैं? 20 मार्क्स के। सारे एक एक नंबर के होते हैं। ठीक है, सारे एक एक नंबर के होते हैं, और ये आपके 20 मार्क्स के होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, खासकर यूपी बीटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मार्क्स बूस्टअप करता है, वो करता है जो एक एक मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। यही आपको रैंक, यही आपको अच्छे खासे परसेंटेज दिला सकते हैं।
बाकी और सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर अदर स्टेट के वाले हैं वो भी सब सारी चीज़ों को देख सकते हैं, सारी चीज़ें समझ सकते हैं, सारा पैटर्न यही होने वाला है। ठीक है, तो टोटल पूरा मिला के आपके जो मार्क्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं 80 मार्क्स, मतलब 80 नंबर का पेपर रहता है और 20 मार्क्स जो होता है वो कॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, टोटल कितना हुआ 100। आप जब पेपर देने जाएंगे एक्सटर्नल वाला तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसमें, बाकी आपके जो सेशनल एग्जाम होते हैं वो 20 मार्क्स के पूरे रहते हैं, और जो पूरा ओवरऑल रिजल्ट आता है वो 100 मार्क्स में से आता है। ठीक है, समझ में आया क्या पैटर्न होने वाला है? बिल्कुल यही पैटर्न के साथ आपको सारी चीजें करना है। अब हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्या वो रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आप इसी उदित फार्मेसी के, ठीक है, लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको इस तरह का थंबनेल, इस तरह का वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से सारे जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड बन सकते थे यहाँ पे करा दिए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे कराए हैं। आप एक बार देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आप सारे लेक्चर्स को फॉलो किए हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर कवर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, वेरी शॉर्ट। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम यहाँ पे 3 क्वेश्चंस रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है व्हाट इज द यूजेज ऑफ नेचुरल सिलेंडर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ नेचुरल सिलेंडर। नेचुरल सिलेंडर का क्या यूज है, कहीं सुने हैं नेचुरल सिलेंडर? हाँ बिल्कुल, पढ़ाए थे ना लिमिट टेस्ट में। लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम नेचुरल सिलेंडर का यूज करते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। हाँ गलत, आर्सेनिक में हम नेशनल सिलेंडर नहीं यूज करते। आर्सेनिक में हम यूज करते हैं गजेट ऑपरेटर्स, जो तरह का स्पेशल ऑपरेटर्स होता है। याद रखिएगा, फ्लो में वो भी मत लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ नेशनल सिलेंडर। नेशनल सिलेंडर आर यूज फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम नेशनल सिलेंडर का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गिव द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अब लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में नाइट्रिक एसिड के यूज करते हैं। याद आ रहा है ना कि नाइट्रिक एसिड यूज करते थे। जो भी हम लिए थे सैंपल में सोडियम क्लोराइड, आपको पता था हम सैंपल क्या लिए थे, सोडियम क्लोराइड। इसके साथ किसके साथ रिएक्शन कराए थे, रिएजेंट क्या था आपका, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, किसके प्रेजेंस में कराए थे, नाइट्रिक एसिड HNO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। और क्या बना था, AgCl बना था। AgCl के साथ रिएक्शन करके AgCl बनाया था प्लस NaNO3। ठीक है, ये जी AgCl था, सिल्वर क्लोराइड, यही आपका व्हाइट कलर का क्या था, प्रेसिपिटेट था। याद आया? तो पूछ रहा है कि ये AHNO3 का क्या रोल था। तो जाहिर सी बात है, अपने सॉल्यूशन को हम अम्लीय बनाने के लिए कर रहे थे, एसिडिक बनाने के लिए हम HNO3 का यूज कर रहे थे। ठीक है, ये लाइन आपको प्रोसीजर में जाइएगा, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड जहां पढ़ाएं वहां आपको देखने को मिल जाएगा कि क्यों हम नाइट्रिक एसिड को यूज किए थे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको भी एफर्ट करना है। आप ऑलरेडी उस लेक्चर को देखिएगा जहां हम लिमिट टेस्ट पढ़ाएं, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड पढ़ाएं, वहां प्रोसीजर जहां पे पढ़ाएं वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रैंडम एरर। रैंडम एरर के बारे में आपको लिखना है। बहुत अच्छे से बताया था जब आपको एरर पढ़ा रहे थे कि सडन चेंज इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड रैंडम एरर। ठीक है, सडन चेंज इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सडनली कोई चेंज हो जाए, रैंडमली चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज इनडिटर्मिनेट एरर, इसको हम इनडिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। याद आया कुछ? सब कुछ बहुत बेहतरीन से तरीके से कवर करा दिए हैं। तो ये भी आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख सकते हैं और समझ के अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन था जो हमको लगा कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, आइए अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। ये आपका था वेरी शॉर्ट आंसर, जो आपके 1 लाइनर एक लाइन में लिखना था। अब बात आ रहा है कि शॉर्ट आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा ये। ठीक है, वेरी शॉर्ट से थोड़ा सा बड़ा होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आइए इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एरर एंड इट्स टाइप्स। इतने बढ़िया तरीके से सारी चीजें बताए हैं कि अगर एक बार आप देखिए, नोट्स बनाए होंगे तो आपको याद हो गया होगा एरर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, टाइप्स में आपको 3 लिखने हैं। आपको पता है रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर। ठीक है, अब देखिए रैंडम एरर तो आपको अच्छे से पता होगा। अब बात आती है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर भी 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, आपका है ऑब्जर्वेशनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर। अब ये तीनों में से अगर आपको 2 ही याद है या 1 ही याद है तो आप 1 लिख सकते हैं। जैसे सिस्टमेटिक में आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर याद हो जा रहा है तो तीनों लिखिएगा,
सिस्टमेटिक के, अगर नहीं याद है तो सिर्फ सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर को डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप आ जाइएगा ग्रॉस एरर पे। ठीक है, कहने का मतलब समझे, पहले आप करिएगा रैंडम एरर, रैंडम एरर के बाद सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर क्या, सिस्टमेटिक एरर में आप इंस्ट्रूमेंटल एरर को डिफाइन कर दीजिएगा सिर्फ। अगर आपके पास टाइम रहेगा, आपको याद हो जा रहा है, तो आप चाहे ऑब्जर्वेशनल एरर और आपका जो है इन्वायरमेंटल एरर ये भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फिर आप ग्रॉस एरर है ये डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तीनों एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। अब बताइए, कल ही के लेक्चर में आपको पढ़ाए थे कि लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या था, अरे सॉरी, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का क्या प्रिंसिपल था, क्या सिद्धांत थी और क्या प्रक्रिया था टेस्ट और स्टैंडर्ड का, सारी चीजें हम अच्छे से कवर करा दिए हैं। तो आप देखिएगा, जैसे बताएं वैसे आपको लिखना है, और नेस्ले सिलेंडर का डायग्राम मत भूलिएगा, नेस्ले सिलेंडर का डायग्राम भी बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि डिस्कस ऑन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। अब लिमिट टेस्ट फॉर आयरन का वही है, आपको प्रिंसिपल और प्रोसीजर लिखना है, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे। ठीक है, तो वही आप पूछ रहा है कि लिमिट टेस्ट फॉर आयरन का भी आपको प्रिंसिपल और प्रोसीजर लिखना है। तो बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से कल बताया था कि जो आयरन था वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया था सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, और क्या बनाया था, फेरिक थायोग्लाइकोलेट बनाया था, जो आपका क्या था, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स था। याद आ रहा है ना, बिल्कुल यही सारी चीजें तो आपको कॉपी में लिखना है, जैसे नोट्स में बताए हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करिएगा। ओके, अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 2 क्वेश्चंस हम यहाँ पे रखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। कह रहा है कि डिस्क्राइब करना है क्या सोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी, जो आपकी अशुद्धियां हैं ये कहाँ से आ सकती हैं, जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है इसमें अशुद्धियां कहाँ से आ सकती हैं, अगर आ गई तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा किसमें, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में, मतलब कि ड्रग्स में। अगर जो आप मेडिसिन बना रहे हैं इसमें अशुद्धियां आ गई, पहली बात तो अशुद्धियां आ कहाँ से रही हैं ये पूछ रहा है, और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्व है। ठीक है, लिमिट टेस्ट का क्या महत्व है। 2 क्वेश्चन है, दोनों को आइए समझते हैं। आइए पहले अशुद्धियां इम्प्यूरिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इम्प्यूरिटी शायद हम नहीं बताए हैं, लेकिन आज हम इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। अशुद्धियां क्या है फार्मास्यूटिकल्स में, जानते हैं। इम्प्यूरिटीज का मतलब होता है अशुद्धियां, इम्प्यूरिटीज का मतलब होता है अशुद्धियां। अशुद्धियां पता है ना क्या होता है, हाँ, डस्ट पार्टिकल अशुद्धियां, जो धूल मट्टे कण वड़ होते हैं इसको अशुद्धि कहते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स आपको पता है स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स आपको पता है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स जो आप ड्रग्स बना रहे हैं इसमें अशुद्धियां आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि आप चावल बना रहे हैं कंकल पड़ जाए, कोई बात नहीं, दांत में खाया, हल्का सा कट से बोला काम चल गया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। अशुद्धियां अगर हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में आ गया तो जान तक जा सकती है। ठीक है, इसी इम्प्यूरिटी को रोकने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं, जैसा कि आपको बताए थे, याद आया ना। लिमिट टेस्ट क्या था, लिमिट टेस्ट एक तरह का क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट था, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी, कम मात्रा में जो अशुद्धियां हैं उसको डिटेक्ट करते थे, पता लगाते थे, उसको कंट्रोल करते थे। तो वही अशुद्धि की बात हो रही है जो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या था, इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स रिफर टू अनवांटेड केमिकल या सब्सटेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट इन ए ड्रग प्रोडक्ट। क्या कह रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में जो इम्प्यूरिटी है, अशुद्धियां हैं, इसको हम बोलते हैं अनवांटेड सब्सटेंसेस। अनवांटेड केमिकल मतलब बिना चाहा केमिकल। आप देखते हैं कि हम जो भी चीज कर रहे हैं, यहाँ पे धूल पार्टिकल हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ उड़ रहे हैं, ये हमारे सैंपल में कभी भी आ जाए, गिर जाए, हम उसको क्या रोक पाएंगे, नहीं, हम नहीं चाह रहे फिर भी वो आ गया। अनवांटेड बिना चाहा हुआ केमिकल हमारे जो ड्रग्स बना रहे हैं, जो मेडिसिन बना रहे हैं, वहां पे आके इंटर कर जाए, तो वहां पे ऐसे समय क्या हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है कि हम नहीं चाह रहे हैं, वो अपना टॉक्सिसिटी केमिकल रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके डेंजरस टॉक्सिक हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं अनवांटेड केमिकल्स या सब्सटेंसेस। ठीक है, अनवांटेड केमिकल या सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ होता है, दैट मे बी प्रेजेंट इन ड्रग प्रोडक्ट, जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो जाते हैं। ओके, समझ में आया। इम्प्यूरिटी क्या होता है, अशुद्धियां, अशुद्धियां क्या होती हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस या केमिकल्स होती हैं जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट में इंटर कर जाती हैं। याद रखिएगा, क्या होती है अशुद्धियां, अनवांटेड या केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं। ओके, यही चीज आपको बस याद रखना है। अब आइए देखते हैं कि और क्या क्या लिखा हुआ है। दीज इम्प्यूरिटीज कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये इम्प्यूरिटी है बहुत सारे सोर्सेस से आ सकती है, बहुत सारे इसके स्रोत हैं। जैसे ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस,
जहाँ पे दवा बनाया जाता है वहाँ पे अशुद्धियाँ आ सकती हैं। स्टोरेज प्रोसेस, जहाँ पे स्टोर किया जाता है, जहाँ रखा जाता है दवा को बना के, वहाँ पे अशुद्धियाँ आ सकती हैं। या हैंडलिंग, इधर उधर जो ले जाते हैं, ठीक है, रखने के लिए, वहाँ पे भी अशुद्धियाँ आ सकती हैं, इम्प्योरिटी इंटर कर सकती हैं हमारे ड्रग प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर लिखा है अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी को समझना और उसको नियंत्रण करना जरूरी है। इज क्रूसियल, हाँ इज क्रूसियल, इम्प्योरिटी को समझना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, इम्प्योरिटी को, अशुद्धियों को समझना और उनको नियंत्रण करना क्रूसियल, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विकास, क्योंकि दे कैन इफेक्ट, यह प्रभाव डालती हैं द सेफ्टी, इफिशियंसी एंड क्वालिटी ऑफ द ड्रग, ड्रग की सेफ्टी, ड्रग की सुरक्षिता पे, ड्रग की इफिशियंसी मतलब कितना प्रभावशाली ड्रग है इस पे, और इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता पे, ठीक है। ड्रग की गुणवत्ता, ड्रग की प्रभावशालिता और ड्रग की सुरक्षिता पे, ड्रग कितना सुरक्षित है इस पे प्रभाव डालती हैं। इसलिए इम्प्योरिटी, अशुद्धि को समझना और कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? तो बस बेसिक चीजें आपको बताना है कि इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आता है एग्जाम में। तो आपको बताना है इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स, रिफर कर रहा है किस चीज के लिए, टू अनवांटेड केमिकल या सब्सटेंसेस, अनवांटेड केमिकल और सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ड्रग प्रोडक्ट में। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, और आप ये लाइंस भी लिख सकते हैं कि दीज इम्प्योरिटी कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टोरेज, हैंडलिंग, ठीक है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को समझना और उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रभाव डालती हैं हमारे ड्रग की क्वालिटी पे, सेफ्टी पे, एफिशिएंसी पे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंसेस। इम्प्योरिटी की सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से इम्प्योरिटी इंटर कर जाती है हमारे ड्रग प्रोडक्ट में, ठीक है। तो क्या क्या सोर्सेस है, फार्माकोपियल मतलब आपका फार्मास्यूटिकल को ही बोलते हैं फार्माकोपियल, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या सोर्सेस, क्या क्या स्रोत है। तो पहला है रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं, अगर सही तरीके से कहें तो इसको बोलते हैं कच्चा माल, ठीक है। कच्चा माल या खनिज पदार्थ, कच्चा माल या खनिज पदार्थ, ठीक है। अब देखिए, जब दवा बनाते हैं तो दवा में जो मेन दवा होता है, मेन ड्रग्स होता है, उसको बोलते हैं एपीआई, ठीक है। एपीआई क्या होता है, मेन ड्रग्स, मेन ड्रग जो होता है एपीआई। एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। हम जब दवा बनाते हैं, रॉ मटेरियल लेके आते हैं, तो रॉ मटेरियल में एपीआई मिलाते हैं जो मेन दवा होता है, ठीक है। बाकी सब उसके क्या मिलाते हैं, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट मिला देंगे, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट मिला देंगे जिससे दवा का टेस्ट क्या हो, बेटर हो सके, उसके कलरिंग एजेंट मिला देंगे, अलग अलग कलर शो करे, ठीक है। लेकिन जो मेन दवा होता है उसको हम बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल जो हम लेके आते हैं, कहीं ना कहीं इसमें अगर इम्प्योरिटी आ गई तो क्या हो जाएगा, हमारा ड्रग्स भी क्या होगा, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्रोत कहाँ से आता है इम्प्योरिटी, रॉ मटेरियल से। आप देख सकते हैं ये रॉ मटेरियल सब रखा हुआ है, यहाँ पे अशुद्धियां आ सकती हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटी में कम फ्रॉम द केमिकल्स यूज टू मेक द ड्रग, ठीक है। इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां हैं, आ सकती हैं हमारे केमिकल्स में, यूज मेक टू मेक द ड्रग, जब हम दवा को बनाते हैं, दवा को बनाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रॉ मटेरियल आर नॉट प्योर, यदि हमारा रॉ मटेरियल शुद्ध नहीं है, यदि हमारा रॉ मटेरियल प्योर नहीं है, दे कैन इंट्रोड्यूस अनवांटेड सब्सटेंसेस इनटू फाइनल प्रोड्यूस, तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी क्या होगी, अनवांटेड सब्सटेंस क्या होगा, इंटर कर जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल सबसे पहला सोर्स है, स्रोत है इम्प्योरिटी, अशुद्धियां आने का, ठीक है। अगर हमारा रॉ मटेरियल जो आपका खनिज पदार्थ है प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज समझ में आया, पहला आप सोर्सेस में लिखेंगे रॉ मटेरियल, दूसरा हेडिंग डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दूसरा हेडिंग डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि जहां पे दवा को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जहां बनाया जाता है, जहां निर्माण होता है। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग, ड्रग के प्रोडक्शन, ड्रग के निर्माण के दौरान इम्प्योरिटीज कैन इंट्रोड्यूस, इम्प्योरिटी, अशुद्धियां आ सकती हैं थ्रू रिएक्शन, रिएक्शन के थ्रू भी आ सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप केमिकल तो यूज कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ कौन कौन से गैसें हैं आप खुद नहीं पता है, वो कब इंटर कर जाए, कहाँ से रिएक्शन कर जाए, हम नहीं पता है हमें। तो यही अनवांटेड केमिकल जो सब्सटेंस होती है, ये अगर रिएक्शन कर ली तब भी हमारे प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, इम्प्योरिटी इंटर कर जाएगी,
ठीक है, तो यही लिखा है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के दौरान ड्रग में इम्प्योरिटीज कैन इंट्रोड्यूस, इम्प्योरिटी अशुद्धियां आ सकती हैं थ्रू रिएक्शन, रिएक्शन के थ्रू दैट डोंट गो टू साइड रिएक्शन, हरकत साइड रिएक्शन से, ठीक है, टू फ्रॉम द इक्विपमेंट्स यूज, जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं वहां से भी आ सकती हैं, ठीक है, साइड रिएक्शन से या जो हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ग्लव्स लगा के भी यूज कर रहे हैं तब भी अशुद्धियां आने के चांस होते हैं। ठीक है, तो पहला था आपका रॉ मटेरियल जो स्रोत था अशुद्धियां का, वहां से आ सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यहाँ पे हमको ध्यान देना है, यहाँ से भी अशुद्धियां इंटर कर सकती हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, आइए अब बात करते हैं स्टोरेज की। मान लीजिए आप दवा बना लिए, किसी तरह से अच्छे तरीके से इम्प्योरिटी को रोक ले गए। अब स्टोरेज जहाँ पे आप दवा को रख रहे हैं वहां साफ सफाई ना रहा हो, या काफी लंबे समय तक आप दवा को वहां पे स्टोर करके रखे हो, तो ओवर टाइम ड्रग कैन डिग्रेड या रिएक्ट विथ पैकेजिंग मटेरियल। दवा क्या हो जाएगा, लंबे समय तक रखने पर ड्रग क्या होगा, डिग्रेड, डिग्रेड मतलब होता है टूटना। ठीक है, ड्रग क्या करेगा, टूटने लगेगा, रिएक्ट करने लगेगा पैकेजिंग मटेरियल से, जो पैकेजिंग जिससे आप पैकिंग किए हुए हैं उससे क्या करेगा, रिएक्ट करने लगेगा। अब यहाँ से मन में क्वेश्चन आता है कि सर मेडिकल स्टोर में तो पूरी पैकेजिंग होती है, अच्छे खासे कैप्सूल, सिरप या जो भी होता है, तो कैसे सर वो तो नहीं खराब होता है, हम काफी धूल मट्टी रहता है तब भी नहीं। अगर आप लंबे समय तक दवा को रखे हैं तो वो जरूर डिग्रेड होने लगेगा, टूटने लगेगा। कभी कभी आप टैबलेट खोलिए, देखिए टैबलेट आपको क्या कलरफुल मिलेगा या फिर टूटा हुआ मिलेगा, हल्का सा ब्रेकेज रहेगा। वो जो क्वालिटी मेंटेन करके आपसे मार्केट में आया था वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी, ऑलरेडी उसमें इम्प्योरिटी इंटर कर जाएगा और उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। ठीक है, आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, तो इसे लंबे समय तक हम दवा को नहीं रख सकते हैं, उसका एक लाइन पीरियड है। ठीक है, जो एक्सपायरी डेट आपका दवा का मेंशन है उस एक्सपायरी डेट में रखना है, लेकिन उस स्टोरेज कंडीशन के अकॉर्डिंग रखना है। कितने डिग्री सेल्सियस में आपको मेंटेन रखना है, हीट में नहीं रखना है। ठीक है, बच्चों के पहुंच से दूर रखना है, साफ सुथरा में रखना है, तब जाके इम्प्योरिटी इंटर नहीं करेगी। लेकिन लंबे समय तक रखा है, साफ सफाई नहीं होगा तो उसी पैकेजिंग मटेरियल से ही रिएक्शन करने लगेगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ओवर टाइम ड्रग कैन डिग्रेड या रिएक्ट विथ पैकेजिंग मटेरियल लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ इम्प्योरिटी, तो ये भी हमारे अशुद्धियां का निर्माण होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इससे आप स्टोर करके रखते हैं दवा को, काफी लंबे समय तक साफ सफाई नहीं रहता है तब भी इम्प्योरिटी आने के चांस रहते हैं। ओके, तो सी आप पहला देखिए रॉ मटेरियल्स जो स्रोत हैं इम्प्योरिटी अशुद्धियां आने के। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां से अशुद्धियां आ सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जहां दवा बनाया जाता है वहां से। और तीसरा स्टोरेज कंडीशन। ये तीनों आपको अच्छे से एग्जाम में लिखना है, बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश किए हैं। ठीक है, अब ये कोई आप क्या देखिए क्या होता है अशुद्धियां, जो आपके क्या है, अनवांटेड सब्सटेंस या अनवांटेड केमिकल होते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी क्या होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस और अनवांटेड केमिकल या कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्या क्या स्रोत हैं, स्रोत आपके थे रॉ मटेरियल्स सबसे पहला स्रोत, दूसरा स्रोत था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां पे निर्माण होता है वो, और तीसरा है सोर्सेस सॉरी स्टोरेज जहां पे आप रख रखाव करते हैं दवा को, जहां पे रखते हैं। ठीक है, ये तीनों जगह से स्रोत हैं। तो क्वेश्चन क्या आया था, इम्प्योरिटी क्या होती हैं और इसके स्रोत क्या हैं और क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस पे। तो आइए आप स्रोत देख चुके, अब हम देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अशुद्धियां अगर आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, वही चीज तो लिखा है यहाँ पे। आइए देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। क्या इम्प्योरिटी का फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। लिखा हुआ है कि इफ द लेवल ऑफ टॉक्सिक इम्प्योरिटी, यदि टॉक्सिक इम्प्योरिटी का लेवल एक्सीड ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, यदि टॉक्सिक इम्प्योरिटी जहरीला, टॉक्सिक मतलब जहरीला, डेंजरस, ठीक है, डेंजरस इम्प्योरिटी, टॉक्सिक इम्प्योरिटी का लेवल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सीड मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, सर्टन लिमिट एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, इट प्रूव्ड या सिद्ध हो जाता है कि आउट टू बी इंजीरियस एज थेरापेटिक सब्सटेंसेस। थेरापेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे खाने से हम ठीक होते हैं उसको हम थेरापेटिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस पदार्थ जिससे खाने से हम ठीक होते हैं उसको हम थेरापेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इट प्रूव्ड आउट ऑफ इंजीरियस एज थेरापेटिक सब्सटेंसेस, तो मतलब क्या होगा, जो आपका थेरापेटिक सब्सटेंस होगा जो आप ले रहे हैं वो क्या होगा, इंजीरियस होगा, वो आपका उसकी क्वालिटी क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, वो आपको प्रॉपर तरीके से सही नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी इम्प्योरिटी आ गई है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टॉक्सिक हो सकता है। यही चीज लिखा है सबसे पहला प्रभाव कि इफ द लेवल ऑफ टॉक्सिक इम्प्योरिटी एक्सीड ए सर्टेन लिमिट, यदि इम्प्योरिटी जो टॉक्सिक इम्प्योरिटी है इसका लेवल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, वो टॉक्सिक हो जाएगा, इंजीरियस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या लिखा हुआ है, इम्प्योरिटीज आल्सो ब्रिंग अबाउट टेक्निकल डिफिकल्टीज इन फॉर्मुलेशन। इम्प्योरिटी जो है, अशुद्धियां जो है,
बहुत सारे डिफिकल्टीज लेके आते हैं, खासकर टेक्निकल डिफिकल्टी फार्मूलेशन दवा को बनाने के समय, दवा के निर्माण के समय बहुत सारे डिफिकल्टीज लेके आते हैं। जैसे बहुत लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गेहूं पिसाने जाते हैं, अगर गेहूं गीला रहता है तो पूरी चक्की रुक जाती है, पता है ना। तो वैसे ही अगर इम्प्योरिटी आ जाए तो हमारा पूरे टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारे आ जाएंगे, प्रॉपर रीडिंग में दिक्कत आने लगती है, आप फिर से उसको उसको बनाएंगे, फिर से उसको ड्राई करेंगे, सारी चीज़ें का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए इम्प्योरिटी को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अशुद्धियों को रोकना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया। तो ये दो आपके पॉइंट्स लिखा दिए हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रभाव हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन खाली था आपका कि सोर्स क्या था क्वेश्चन, डिस्क्राइब सोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, तो पहले आपको इम्प्योरिटी को डिफाइन करना है क्या होता है, ठीक है, फिर उसके सोर्सेस को जैसे आपको लिखा है वैसे लिखना है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके प्रभाव क्या थे, जैसा लिखा है वैसा आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद लिखा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है, लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में जो इम्प्योरिटी है, शुद्धियां हैं, उसको कंट्रोल करने और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, लिमिट टेस्ट करते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी को, अशुद्धियों को पता लगाने और उनको नियंत्रण करने के लिए हम लिमिट टेस्ट से ही करते हैं। समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया। यही दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप कर लीजिएगा। दो क्वेश्चन से लॉन्ग में आता है, आप कम से कम इसको 2 या 2.5 पेज में करिएगा। ठीक है, 2 पेज में या 2.5 पेज में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर आर्थेनिक। अब देखिए लिमिट टेस्ट फॉर आर्थेनिक लॉन्ग में आने वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि आर्थेनिक बाकी लिमिट टेस्ट से अलग है, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल से अलग है, क्योंकि आर्थेनिक में एक टेस्ट अपरेटस यूज होता है जिसका नाम है गजेट अपरेटस। अब गजेट अपरेटस का किस तरह से डायग्राम बनाना है आप नेट से देख लीजिएगा, क्या प्रिंसिपल था, क्या प्रोसीजर था, क्या रिजल्ट था, सब कुछ बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिए हैं। आप उसको देखिएगा, आप उसको जरूर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप नोटबुक में इस सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा, अच्छे से बना के याद कर लीजिएगा, आपका फाइनली फुली तरीके से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम के टाइम बस सरसरी निगाह से देखना है और जाके कॉपी में छाप देना है। ठीक है, बहुत बेस्ट करेंगे आप। ओके, तो बस आज के लेक्चर में यही इतना था। ओके, अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से, उदित फार्मेसी का ऐप ज्वाइन कर लीजिए। डी फार्म फर्स्ट ईयर का कोर्स परचेज कर सकते हैं 2025 में, बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे रेगुलर क्लास चलती है। हम आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और बाकी स्टेप सेम है। और ये उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से लॉगिन कर लीजिए जीमेल डाल के, बाकी इसको परचेज कर लीजिए। एक बार परचेज कर लेंगे एग्जाम तक आपको छुट्टी मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल स्टेप है, सेम स्टेप है, वही चीज़ कंटेंट में जाएंगे तो फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, एचएपी, सोशल फार्मेसी, सारे सब्जेक्ट के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं हमारा लेक्चर से उसका सीधे सीधे पीडीएफ भी है, क्या पढ़ाए हैं इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम स्टेप है, आप इजीली देख लीजिएगा एक बार, फिर इसको परचेज कर सकते हैं। ओके, तो बस ये आपको बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट था एक्सरसाइज। आई होप कि आपको समझ में आएगा, आप नोट्स बनाएंगे फाइनली तरीके से। चैप्टर नंबर 1 में जो जो चीज़ें थी आपको बता चुके हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए करिए। अच्छा है तभी बताइए, खराब है तभी बताइए, कैसा लग रहा है तभी बताइए, पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा है ये भी आप जरूर शेयर करिएगा, जिससे हम मोटिवेट होकर और सारी चीज़ें लेके आया करें आपको। ठीक है, आपके लिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ। नए चैप्टर का शुभारंभ हम जल्दी करेंगे। कौन सा चैप्टर होने वाला है जल्द आपको पता हो चल जाएगा। फिलहाल चैप्टर नंबर 1 जैसे हम कवर कराएं, आपका भी पूरा कवर होना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं फिर नए क्लास में। तब तक के लिए अपना अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।